डॉक्टर साहब, यहाँ पे फिर हम एक बहुत ही एक मुश्किल पैराडॉक्सिकल सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं आके। वो सवाल ये है कि अगर ये जो आलमी ताकतें जो इस वक्त चाहती हैं कि सीज फायर हो जाए या हम्म बनाने आ रहे हैं, ऋषि सुनक है या अब वो ये अमेरिकन हैं, जब तक अगर ये उनकी बात अगर जब तक इनकी वो डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री अचीव नहीं होती इसराइल की, वो उनकी बात कैसे मानेंगे? ये है सर, ज्यादा सवाल। देखो, अगर आर्मिस्टिस उनकी को आप वहीं definition- रखिए। अगर 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 तो इसराइल की डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री ये है कि गजा के आखिरी आदमी को भी मार दिया जाए, और जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पे वो यहां तक तुले हुए हैं कि उन वहां पे एटम बम गिरा दिया जाए गजा पे, उसको हम्म अनाइलेट कर दें, ये है उनकी डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री, और सारी दुनिया उनके आगे सर झुक। देखें, लेकिन अगर डेफिनेशन वो ऑफ, एग्रीमेंट पे मान जाते हैं तो ये डेफिनेशन तो खत्म हो जाती है। देखिए अगर मैं ये सवाल करूं फॉर एग्जांपल कि गजा के अंदर से सिर्फ और सिर्फ उनको खत्म करना है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको सिर्फ लटकाया क्यों हुआ है? मर्द उनके जब मार दिए तो औरतें भी मार दो, औरतें जब मार दी हैं तो बच्चे भी मार देंगे। एक जमाने में हॉलोकॉस्ट भी तो हुआ ही था ना। बिल्कुल उसके हुआ। बाद से अगर ये भी इसी तरीके से एक ही दम ये सब कुछ करना होता तो कर देना। इसमें आलमी साजिश को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मैं खाली अगर सिर्फ देखूं ना, सिर्फ एक आम आदमी की आंख से देखूं, तो गजा में हमास के साथ जो इसके साथ इसराइल की जंग पर तकरीबन 200 बिलियन शैकल यानी 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर लागत आएगी। यानी अगर वो गजा के ऊपर जो इसराइली जंग करते हैं, ये मैं आपको सिर्फ उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ वॉर बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ ठीक। वॉर जो तो इस इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा वो अलग है। तो वो तो अनबिलीवेबल है। इसी के लिए तो वो सारे के सारे एक तो इमदाद भी भेज रहे हैं, यानी वो ये तो साथ ये भी गोला बता रहे हैं कि बारूद का, सर हम इमदाद भी दें। ये 51 बिलियन डॉलर तो गोला बारूद का खर्चा हो गया ना। वो ये कह सर, वो यकीन दिला रहे हैं ना उस, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहता अभी, आप ये समझ लें कि उस कुव्वत को बताना चाह रहे हैं जो नेतन्याहू के पीछे है, जिसको कोई लेना देना नहीं है इस टाइप की डिप्लोमेसी से, कि इलेक्शन आ रहे हैं, पूरी दुनिया क्या सोचेगी, यूरोप क्या सोचेगा, बट जाएंगे, अवाम बाहर निकल आएगी। अवाम किसके इकोनॉमी खिलाफ का आएगी? क्या होगा? हाँ जी। उसका सब्जेक्ट नहीं है। उसका सब्जेक्ट जो समझ है गए, वो समझ। ग्रेटर है। वो ग्रेटर जो है ना, वो कोड है जिसको उसने खोलना है, जिसके लिए जिस अमर के लिए वो आया है। उसके उसकी बला से कि दुनिया चाहे वो कामयाब हो या पूरी दुनिया की मईशतें मजबूत हो, उसको अमन नहीं चाहिए। उसको वो चाहिए जो उसका सब्जेक्ट है, जिसको आप कह रहे हैं डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री। डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री या तो एक्सपेंशनिज्म है, या पूरी दुनिया के ऊपर कायम एक बड़ा तसल्लुत है, या स्टेट ऑफ इसराइल का खुद का तसल्लुत है। यानी जिसके अंदर ना फिर फ्रांस या ना यूरोप आएगा, ना अमेरिका आएगा, ना कनाडा आएगा, ना बर्तानिया आएगा। आर यू गेटिंग इट? राइट, राइट, समझ रहा हूँ। मैं अभी उस वो तरफ नहीं आपका जाना हिंट, चाहता। और मुझे यकीन है कि वो आपके सुनने वाले भी वो हिंट ले रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं अभी उस वक्त और उस लेकिन तरफ, अभी हम उस अभी मैं मौजूद जा, की तरफ छोटी जरा छोटी उसमें बातें सर, छोटी छोटी बातें ये कि गजा की पट्टी के ऊपर, शताई कैंप में, जैतून कॉलोनी में, और रमाल मोहल्ले के ऊपर आधे घंटे के अंदर 100 से जायद पुरतशद्दुद इसराइली हमले किए गए। दीज आर ऑर्डिनरी थिंग। ये रोजमर्रा की तादाद के अंदर गजा की पट्टी से लेकर कोई और वाक्य कर लें, बिलियन ऑफ द बिलियन रुपीज वहां पे दे दिए जाएंगे, बहरी बेड़े भी उतरेंगे, ये सब चीजें हम रोज सुनेंगे और इसकी तादाद में इजाफा और होगा। ये जो बातें चल रही हैं कि जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ रैलियां निकल रही हैं कि इसराइली चीजों के बॉयकॉट कर दो, इसराइली चीजों का बॉयकॉट, जैसे ये कह रहे हैं कि जी मैकडोनल्ड का कर दें। आपके मैकडोनल्ड के अंदर कितने नौजवान जो है वो एम्प्लॉयड हैं? अच्छा मतलब ये नहीं, ये भी सब्जेक्ट है। मेरी बात सुने ना। हम्म, ये सब्जेक्ट उनका नहीं है। हमारे पाकिस्तान में जो बायकॉट हुआ है वो उसका क्या हुआ है? वो बाद में वो क्या नाम है, वो सदाकत अब्बासी निकलेगा ना, वो जाके ए लेवल की क्लासें पढ़ा देगा। ठीक है ना सर? हाँ। सर ये मेरी बात सुने, जिस सर टाइम वो पे ए जब लेवल की क्लासों का पैसा आप भी उधर ही जाता है। अमेरिका के अंदर जब जा रहे होते हैं ना सर, बड़े बड़े मैंने मुसलमान देखे हैं उस टाइम पर, वो जो है ना वो झटके वाला गोश्त खा रहे होते हैं मैकडोनल्ड में बैठ के। छोड़ दें, मुसलमानी खत्म हो जाती है वहीं पे। हाँ जी जी। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट बड़ा है। कोई किसी किसी प्रॉक्टर एंड गैम्बल को नहीं होना। तो ये सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ना, तकरीबन मल्टीनेशनल कंपनी, यहूदियों की सारी कंपनी तो मरियम नवाज के ऊपर लग जाती है। मतलब आप मेकअप उसकी सारी की सारी सारे प्रोडक्ट्स निकाल लेना तो आधे से ज्यादा तो मल्टीनेशनल इसके ऊपर लगती है।
जी, जी। हाँ, ठीक है, बहुत बड़ा तो खर्चा वो है छोड़ दें, वो सब्जेक्ट नहीं है सर। बहुत बड़ा खर्चा। देखिए एक बात याद रखें सर, एक किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि तमाम दुनिया के गरीबों को समझ जाना चाहिए और अब जो है ना इत्तेहाद बैनुल गुरबा होना चाहिए। तो समझदार आदमी ने कहा था कि भाई जिस वक्त अमीरों का इंटरेस्ट एक होगा तो इत्तेहाद बैनुल उमरा हो सकता है, इत्तेहाद बैनुल गुरबा का तो फायदा ही नहीं हो या ना हो। अच्छा, तो ये मैंने ये एक फायदा ही नहीं है, कर भी ले तो क्या हो जाएगा। सिरे से कोई फायदा तो नहीं। आपने तो अब फिर वो 60% जो अमरीकी पब्लिक ओपिनियन है उसका जवाब तो इस बात में मौजूद है, इस बात में उसका नहीं, ये मैं पार्शियल जवाब इस मौजूद है। वेरिएबल को माइनस नहीं करने लगा, उसको टाइम फ्रेम को ये देखेंगे। अब देखना ये है कि हिजबुल्लाह का आपने देखा है सर वो जो टीजर आया है? वो मुझे नहीं ध्यान में आ रहा सर। अच्छा, हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं वो, हसन नसरुल्लाह इस तरीके से 30 सेकंड के ऊपर आ रहा है और उसकी अंगूठी के साथ सिर्फ और सिर्फ वो टाइम देख रहा है। इधर से ऐलान आ रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब करते हैं, उधर से वो हिजबुल्लाह का अभी तक कुछ भी उन्होंने रिटेलिएशन पेश नहीं की। जो कुछ कर रहा है हमास कर रहा है। अब होगा क्या कि इंटरनली कहीं से टाइम सेटल होगा, इलेक्शन हो जाने देंगे या नहीं होंगे, वही वाली अमेरिका के आपकी बात, आर्मिस्टिस होगा। आर्मिस्टिस अगर हो जाता है तो टाइम बाद मुकम्मल करेंगे। और आपने हिजबुल्लाह को भी सीरियस लेना है क्योंकि हिजबुल्लाह को आप जो है ना वो माइनस नहीं कर सकते। अगर आप माइनस करेंगे फिर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। राइट, नहीं तो ये देखें, 1 साल का आपने टाइम दे दिया ना, अगर वो अमेरिकी इलेक्शन तक ये चाह रहे हैं कि जरा ठंडा खेल जाए ताकि वो पब्लिक ओपिनियन भी अकोमोडेट हो जाए कहीं अमेरिका का जो है, और उसके बाद कोई डिसाइसिव मूव करें जहां पे जो इसराइल की डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री है वो अचीव हो जाए, उसके मैं बाद। आपके सामने एक चीज पेश करता हूं। ओके। मैं आपको मई 2011 में जो है ना वो ओबामा की एक तकरीर, आपका थोड़ा सा इक्तबास आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद हम एनालिसिस को आगे लेकर आते हैं। प्लीज। मसलन मई 2011 में अमेरिका के सदर जो बारक ओबामा है, उन्होंने अरब स्प्रिंग पर एक तकरीर की थी। अरब स्प्रिंग अभी छेड़नी है, ये याद रखिएगा, अभी होने अभी वाली छिड़ी है, नहीं। उससे पहले की थी। हाँ जी। एक तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि इसराइल और फलस्तीन की सरहदें 1967 के खतूत पर मबनी होनी चाहिए जिनमें बाहमी इत्तफाक राय से तबादला ख्याल किया जाए। और ओबामा सिर्फ सरकारी अमरीकी मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, और हालांकि किसी मौजूदा सदर की तरफ से शाज़ व नादर ही अवामी सतह पर बयान किया गया होगा, ये ओबामा ने पहली दफा किया। लेकिन इनके अल्फाज ने एक तनाज़े को जन्म दिया था। वो क्या थे? और कांग्रेस के अरकान को अमेरिका इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी AIPAC, जिसका मैं जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूं, इसराइल नवाज लॉबिंग ग्रुप के अरकान ने कॉल्स करके यानी फौरी तौर पर उनकी पकड़ कर ली थी। ये कि ओबामा ने ये बयान क्यों दिया, यानी वो जो बात कर रहा था 1967 के खतूत पर मबनी होनी चाहिए फलस्तीन की सरहदें। इसका मतलब यहां पर आप ये समझें कि मैंने आपको जो अर्ज की कि सब्जेक्ट मईशत पर नहीं है, इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म पे नहीं है, बात फिर ले देकर टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म पर जा रही है। ओके। अब उसको सिर्फ और सिर्फ इसराइल, यानी आप यूं समझे कि उन्होंने कहा कि ए कौम यहूद, मैं अभी असल में वो मैं पूरा का पूरा जो है वो आपके सामने शायद सरमनी पढ़ देता। मैं चाहता हूं कि अगली गुफ्तगू के अंदर मैं वो रूहानी मामलात, मैं इनकी मैं जो भी है यही जो चाह रहा हूँ कि वो स्पिरिचुअल जो इसके मैथडोलॉजी है जो यूज हो मजहबी रही और है, रूहानी जिसकी पहलू वजह है से वो अगली दफा। जो जो स्पिरिचुअल मेथोडोलॉजी यूज हुई है इसके पीछे, इस सारी कहानी के पीछे, वो इतनी ताकतवर है कि वो नहीं देख रही कि इसका मामला क्या है। अब उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ हमास के साथ है, उसका मुकाबला सिर्फ हिजबुल्लाह के साथ, उस रूहानी ताकत का। बाकी जो आपकी जेर जमीन जो आपके मुल्क की फौजें, इनके पास ना दम है, ना हौसला है, ना स्पिरिचुअलिटी है। इनके पास सिर्फ सब्जेक्ट ये है कि इनका इलेक्शन होने वाला है, 60% लोग कहते हैं अमन होना चाहिए, बाकी लोग कह रहे हैं कि हमारे ये मैकडोनल्ड का क्या बनेगा, KFC का क्या बनेगा, खाने का क्या बनेगा, पीने का क्या बनेगा, और इससे ले दे देना बाकियों को नहीं होगा। सब्जेक्ट जो यहां पर है कि तकलीफ जब फराहम हुई, और जो AIPC, जो मैं अब यहाँ पे जुमला खत्म करता हूं, AIPAC जो है, उस जो लॉबी है, उसने सारों को बुला लिया और बुलाकर सिर्फ ओबामा का वो स्टेटमेंट उन्होंने दोहराया कि भाई आपकी जुर्रत कैसे हो गई कि आपने ये माना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्या और फिर बता उसके लिया? बाद जो है वो जब ये कहा गया
कि ओबामा ने ये बयान क्यों दिया, और फिर 3 दिन के अंदर बाराक ओबामा को अपना बयान वापस लेना पड़ा था, यानी सिर्फ और सिर्फ खतूत और हदबंदी के ऊपर। फिर जी, ये बयान दिया कि अफ्रीकैन खुद यानी इसराइल और फलस्तीन एक ऐसी सरहद पर बातचीत करेंगे जो 4 जून 1967 को मौजूद सरहद से मुख्तलिफ होगी। इसका मतलब है बामी इत्तफाक राय से तबादला हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसराइल, स्टेट ऑफ इसराइल इतनी तगड़ी है कि उसके सामने अमेरिका की मईशत दाम नहीं मार सकती, और इसके अमेरिकी आगे सदर को अमेरिका की भी अपना फौजें दाम बयान नहीं मार वापस सकती। लेना पड़ता है डॉक्टर और साहब। उनके सदर जो है, अमेरिकी सदर की कोई औकात नहीं, ऋषि सुनक की कोई औकात नहीं, वो जो मैक्रोन है फ्रांस में, उसकी जुर्रत हमारे आका करीम के कार्टून बनाने, माजल्ला सुमा माजल्ला, ये तो वो कर सकता है, लेकिन उसकी ये जुर्रत नहीं कि इसराइल के सामने आंखें दिखा सके। तो इसका जो स्पिरिचुअल पैराडाइम है वो आपके सामने वो रखना हम जरूरी नेक्स्ट है। टाइम लेकिन करेंगे उसका डॉक्टर मैं साहब। कैप्सुलेटेड स्टेटमेंट अगर आपको दे दूं तो वो ये है कि ग्रेटर इसराइल की यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म, और खास तौर पे वो फलस्तीन और इसराइल के दरमियान में वो एक स्पिरिचुअल हदबंदी है जिसकी वजह से सारी दुनिया को स्टेक पे लगना पड़ रहा इस पे है। अब इसमें से कैसे निकलना है, दैट इज नॉट अ ट्रिक। लेकिन कोर बेनिफिशियरी पता कौन होगा, जी, बताइए। ये इस सवाल का चाइना जवाब पंगा नहीं लेने लगा, तो ईरान भी पंगा नहीं लेगा, मेरा ख्याल है यह इसी सस्पेंस पे रोक लेते हैं अगली दफा। ईरान भी पंगा नहीं लेगा, चाइना भी पंगा नहीं लेगा। रुक रहा हूं। ये इसी सस्पेंस पे रोकते हैं। हम लेकिन अगले लेकिन ना अगले ईरान पंगा लेगा, ना चाइना इसमें मुदाखलत करेगा। अगले एपिसोड में, नेट बेनिफिशियरी कोई और नेक्स्ट है। पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, हम इस जंग के मजहबी और स्पिरिचुअल यानी रूहानी पहलुओं पे डिस्कशन करेंगे, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब इस गुफ्तगू के और दौरान इशारा खाली करते रहे। सर मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स में, 1967 की तकरीर आपने याद रखनी है, जो हदबंदी पे ओबामा को अपने लफ्ज वापस लेने पड़ गए थे, लेकिन वो है असल रीजन उस स्पिरिचुअल पैराडाइम का भी। ख्वातीन और हज़रात, मेरा मशवरा है कि आप वो तकरीर सुन लीजिए ओबामा साहब की, हमारा अगला एपिसोड देखने से पहले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।